फिल्मी हर्ष प्रेजेंटिंग द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी घटना से, जो आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। एक आदमी अपनी गाड़ी चला रहा होता है, तभी पीछे से कोई अनजान गाड़ी उससे टकरा जाती है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए नुकसान की तस्वीरें लेने के इरादे से वो आदमी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, और यही वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। जैसे ही वो पीछे वाली गाड़ी के करीब पहुंचता है, उसके अंदर से एक अनजान शख्स निकलता है और बिना किसी वजह के बेरहमी से उस आदमी को चाकू मार मार कर खत्म कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और यहीं होती है हमारे एक अहम कैरेक्टर की एंट्री, जंग ताई-सुक, एक ऑनेस्ट मेहनती पुलिस ऑफिसर जो क्राइम सीन को बारीकी से जांचता है। ताई-सुक को शक होता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं बल्कि किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि मरने वाले की चाकू से लगी चोटों की गहराई और लंबाई कुछ और मामलों में मिली चोटों से हो भाव मिलती है। लेकिन जब वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये बात बताता है तो सीनियर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि ये एक इक्का दुक्का घटना है, कोई पैटर्न नहीं। ताई-सुक अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई सुनने को तैयार नहीं। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि ताई-सुक सिर्फ इस मर्डर केस की ही नहीं बल्कि एक और अहम शख्स की भी जांच कर रहा है, शहर के एक बड़े गैंगस्टर जंग डोंगसू की। ताई-सुक को मालूम है कि डोंगसू ने पुलिस महकमे के कई बड़े अफसरों को रिश्वत देकर अपनी जेब में रखा हुआ है, और यही वजह है कि ताई-सुक अपने सीनियर की परवाह किए बिना अपने तरीके से डोंगसू के अड्डों पर छापे मारता रहता है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे अहम किरदार की, जांग डोंगसू, शहर का एक ताकतवर गैंगस्टर जो अपनी ही तरह के एक और गैंग लीडर सांग-दो के साथ एक मीटिंग करके वापस घर लौट रहा होता है। इस मीटिंग में दोनों गैंग लीडरों के बीच इलाके के बंटवारे को लेकर तनातनी हुई थी। सांग-दो इस बात से खुश नहीं है कि उसे सिर्फ स्लॉट मशीन और आर्केड जैसे छोटे धंधों तक सीमित रखा गया है, जबकि डोंगसू चाहता है कि सांग-दो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे। मीटिंग से लौटते वक्त अचानक वही अनजान सीरियल किलर डोंगसू की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है और फिर उस पर हमला बोल देता है। यहाँ एक जबरदस्त झड़प होती है, लेकिन डोंगसू कोई आम आदमी नहीं है। वो खुद एक ताकतवर, अपनी हिफाजत करने में माहिर आदमी है। शुरुआत में किलर उसकी पीठ पर वार करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डोंगसू हार नहीं मानता और आखिरकार किलर के ही चाकू से उसे कई बार वार करके घायल कर देता है। किलर डोंगसू को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा देता है और वहां से भाग निकलता है। डोंगसू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके वफादार गुर्गे जब उन्हें अपने बॉस पर हुए इस हमले की खबर मिलती है तो वो सीधा यही मान लेते हैं कि ये हमला सांग-दो के गैंग की तरफ से हुआ है। आखिर दोनों के बीच पहले से ही टकराव चल रहा था, इसलिए बिना सोचे समझे वो सांग-दो के गैंग पर पलटवार करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो अनजान किलर, जिसे हम अब तक सिर्फ उसकी क्रूरता से ही जानते हैं, एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी में बैठकर खुद अपने जख्मों पर टांके लगाता है। ठीक होते ही वो एक डॉग पाउंड यानी आवारा कुत्तों को रखने वाली जगह के गार्ड को भी मार डालता है, बिना किसी खास वजह के, जैसे उसके लिए हत्या करना कोई रोजमर्रा की मामूली बात हो। अस्पताल में लेटा डोंगसू अपने गुर्गों की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि यह हमला सांग-दो के गैंग का काम था। उसे लगता है कि जिस तरह हमलावर ने वार किए उनमें कोई मकसद, कोई योजना नहीं दिखी, जैसे वो सिर्फ मारने के लिए मार रहा हो, किसी दुश्मनी के चलते नहीं। डोंगसू का यह शक आगे चलकर बहुत अहम साबित होता है। ताई-सुक डोंगसू से मिलने अस्पताल पहुंचता है। वो डोंगसू को साफ बताता है कि उसे यकीन है कि उस पर हमला किसी रिवाल गैंग ने नहीं बल्कि उसी सीरियल किलर ने किया है जिसे वो पहले से ट्रैक कर रहा है, और वो चाहता है कि डोंगसू उसके साथ मिलकर सहयोग करे ताकि वो इस किलर को पकड़ सके। लेकिन डोंगसू, जिसे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, साफ मना कर देता है। इसके बावजूद ताई-सुक अपनी जांच जारी रखता है। वो डोंगसू की क्षतिग्रस्त गाड़ी की खुद जांच करता है और वहां भी उसे पीछे से टक्कर लगने के सबूत मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पहले वाले मामलों में मिले थे। इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि डोंगसू पर भी उसी सीरियल किलर ने हमला किया है जिसकी वो जांच कर रहा है। दूसरी तरफ डोंगसू खुद भी चुप नहीं बैठता। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि हमलावर का एक स्केच तैयार करवाया जाए और उसकी तलाश शुरू की जाए। डोंगसू के आदमी अपने तरीकों से बड़ी मेहनत के बाद हमलावर की गाड़ी ढूंढ निकालते हैं, और साथ ही वो चाकू भी मिल जाता है जिससे किलर ने एक और शिकार को मारा था। ये चाकू गाड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर मिलता है, जिससे पता चलता है कि किलर अपनी गाड़ी छोड़कर एक कचरा उठाने वाले ट्रक में सवार होकर वहां से फरार हो गया था। डोंगसू अपनी इस जानकारी को ताई-सुक तक पहुंचाता है। दोनों के बीच अब एक अजीब सी समझ बनने लगती है। भले ही दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये किलर दोनों की ही दुनिया के लिए एक जैसा खतरा है। धीरे धीरे डोंगसू को यह भी समझ आता है कि ये किलर, जिसकी हरकतें बेतरतीब और अनप्रिडिक्टेबल हैं,
अगर यूं ही खुला घूमता रहा तो उसके अपने धंधे, उसकी अपनी साख को भी खतरा हो सकता है। साथ ही डोंगसू ये भी चाहता है कि इस किलर की किस्मत का फैसला पुलिस के हाथों में जाने की बजाय उसके अपने हाथों में हो। यही वजह है कि आखिरकार ना चाहते हुए भी डोंगसू तेसुक के साथ सहयोग करने के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तेसुक की पुलिसिया जांच और डोंगसू का अपना क्रिमिनल नेटवर्क दोनों मिलकर किलर को घेरने की कोशिश करते हैं। इनका आपसी रिश्ता किसी दोस्ती पर नहीं बल्कि मजबूरी और एक दूसरे के इस्तेमाल पर टिका है। गैंगस्टर बदला लेना चाहता है, कॉप उसे कानूनी तरीके से गिरफ्तार करना चाहता है। हर कोई यही सोचता है कि वो दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जो डोंगसू के असली किरदार को उजागर करता है। डोंगसू, जिसे अभी भी सांगदो के साथ अपने पुराने इलाके के झगड़े को सुलझाना है, एक बेहद चालाक और खतरनाक चाल चलता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किलर से बरामद हुए उसी चाकू का इस्तेमाल करके सांगदो को मार डाला जाए। इस चाल से डोंगसू को दो फायदे होते हैं। एक तो उसका पुराना दुश्मन सांगदो हमेशा के लिए रास्ते से हट जाता है, और दूसरा, चूंकि हत्या उसी चाकू से हुई है जो किलर का असली हथियार है, इसलिए शक सीधा उसी किलर पर जाता है। डोंगसू पर कोई उंगली नहीं उठती। ये चाल डोंगसू के लिए फायदे का सौदा साबित होती है, लेकिन जब तेसुक को इस बारे में शक होने लगता है तो दोनों के बीच का भरोसा हिलने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है। तेसुक को एहसास होता है कि डोंगसू सिर्फ किलर को पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए भी इस पूरी जांच का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद दोनों अपना गठबंधन जारी रखते हैं, क्योंकि असली खतरा, वो सीरियल किलर, अभी भी आजाद घूम रहा है। धीरे धीरे डोंगसू के नेटवर्क और तेसुक की जांच के तालमेल से किलर के आसपास का घेरा तंग होने लगता है। किलर, जिसे अब तक सिर्फ एक साये की तरह दिखाया गया था, अब धीरे धीरे और भी बेखौफ और भी लापरवाह होता जा रहा है। वो सिर्फ ताकतवर मर्दों को ही नहीं बल्कि बेकसूर, कमजोर लोगों को भी अपना निशाना बनाने लगता है। एक दिन डोंगसू खुद किलर का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक बेहद तकलीफदेह मंजर मिलता है। उसका अपना करीबी दोस्त ओ सॉन्ग बुरी तरह चाकुओं से घायल पड़ा है। किलर ने उसे भी बेरहमी से मार डाला है। मरते मरते ओ सॉन्ग किसी तरह अपनी आखिरी सांसों के साथ डोंगसू को इशारा करता है कि किलर किस दिशा में भागा है। ये पल डोंगसू के लिए बेहद निजी, बेहद तकलीफदेह बन जाता है। अब ये सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने की बात नहीं रह जाती, बल्कि अपने की मौत का हिसाब चुकाने की बात बन जाती है। अब आता है फिल्म का वो हिस्सा जहां दोनों तरफ से, गैंगस्टर और पुलिस दोनों, किलर के बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। डोंगसू और उसके आदमी अपने तरीकों से किलर के छुपने की जगह का पता लगा लेते हैं और वहां पहले पहुंच जाते हैं, पुलिस से भी पहले। यहाँ रुककर ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यही फिल्म का सबसे बड़ा टकराव है। डोंगसू आखिरकार उस किलर को अपने काबू में कर लेता है, आमने सामने। इतने बरसों की बेइज्जती, इतने लोगों की मौत, अपने दोस्त ओ सॉन्ग की मौत, इन सब का बदला लेने का ये मौका डोंगसू किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो किलर को अपने ही हाथों से, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के खत्म कर देने की ठान लेता है। लेकिन ठीक उसी वक्त तेसुक भी वहां पहुंच जाता है। वो अपनी गाड़ी सीधा उस अड्डे में घुसा देता है जहां डोंगसू ने किलर को पकड़ रखा है। तेसुक डोंगसू को रोकता है, उसे समझाता है कि अगर वो किलर को यूं ही मार देगा तो ये कानून का नहीं बल्कि जंगल के राज का तरीका होगा। और आखिरकार अपनी पूरी ताकत और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो उस किलर को कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लेता है। उसका नाम अब हमें पता चलता है, कॉन्ग क्युंग हो। क्युंग हो को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। अपने ऊपर लगे इतने संगीन इल्जामों के बावजूद क्युंग हो का रवैया कतई डरा हुआ नहीं बल्कि बेहद ठंडा, बेहद घमंडी है। वो कोर्ट में इस तरह से पेश आता है जैसे उसे किसी बात का कोई डर ही ना हो, जैसे वो जानता हो कि उसे कानून कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। तेसुक के लिए ये एक बड़ी जीत है। उसने आखिरकार किलर को कानून के हवाले किया, इंसाफ की एक उम्मीद बरकरार रखी। लेकिन डोंगसू के लिए ये जीत अधूरी है। उसके अंदर की वो आग, वो बेइज्जती, वो अपने दोस्त की मौत का बदला, कुछ भी शांत नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्युंग हो अब जेल में बंद है। अब फिल्म हमें अपने आखिरी, सबसे चौंकाने वाले पल की तरफ ले जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि खुद डोंगसू भी किसी वजह से उसी जेल में पहुंच जाता है जहां क्युंग हो बंद है। जब क्युंग हो जेल के अंदर डोंगसू को देखता है तो पहली बार उसके चेहरे पर वो घमंड, वो ठंडापन गायब हो जाता है और उसकी जगह डर आ जाता है। डोंगसू उसे देखकर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान देता है, बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। कुछ वक्त बाद डोंगसू अपने हाथों में एक रस्सी लिए हुए धीरे धीरे क्युंग हो की तरफ बढ़ता है। क्युंग हो के चेहरे पर एक बार फिर वही खौफ लौट आता है।
वो समझ जाता है कि कानून की चारदीवारी भी उसे इस बार नहीं बचा पाएगी। डोंगसू अपनी बेइज्जती, अपने दोस्त की मौत और उन तमाम बेकसूर लोगों की मौत का हिसाब आखिरकार अपने ही तरीके से चुकता कर लेता है, ठीक उसी जेल के अंदर जहां कानून ने क्युंग हो को महफूज रखने की कोशिश की थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, बिना किसी लंबे चौड़े बयान के, बिना ये साफ किए कि आखिर में इंसाफ जीता या बदला। तेसुक ने कानूनी तौर पर किलर को पकड़वा तो दिया, लेकिन असली आखिरी फैसला आखिरकार गैंगस्टर के हाथों ही हुआ। ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है, ना कोई आसान नैतिक सबक। फिल्म बस इतना ही छोड़ जाती है कि जब कानून की ताकत और अपराध की ताकत दोनों एक ही दुश्मन के खिलाफ आपस में हाथ मिला लें, तो नतीजा कभी भी पूरी तरह साफ सुथरा नहीं होता। उसमें हमेशा कुछ न कुछ स्याह हिस्सा बचा रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से इस कहानी में असली डेविल कौन था, गैंगस्टर, कॉप या फिर वो किलर खुद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।